स्टूडेंट्स, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 12 विषय सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों मैं संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय पाठ को निकालकर उसका हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़ेंगे। महामनीषिणः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। सबसे पहले बच्चों हम हिंदी शब्दार्थ जान लेते हैं। महामनस्विना हमारी होता है महामनस्वी। मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने प्रयाग के, प्रतिष्ठित माने प्रतिष्ठित, परिवार माने परिवार में, अभवत माने हुआ। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य माने इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य माने संस्कृत के, सम्मान्यः माने सम्मानित, विद्वान माने विद्वान, आसीत माने थे। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम् आरब्धवान्। अयं माने इन्होंने, प्रयागे माने प्रयाग के ही, संस्कृत पाठशालायां माने संस्कृत पाठशाला से, राजकीय विद्यालय से, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च, और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा माने शिक्षा प्राप्य माने प्राप्त की। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव और यहीं, राजकीय विद्यालय और यहीं राजकीय विद्यालय में, अध्यापनम माने अध्यापन, आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया, अध्यापन प्रारंभ कर दिया। फिर से एक बार बच्चों इसका देखिए हिंदी अनुवाद। इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ कर दिया। युवकाः मालवीया स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। युवकाः माने युवक, मालवीयः माने मालवीय ने, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन माने प्रभावपूर्ण भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांसि माने मन को, अमोहित माने मोह लिया। अब इस पूरी पंक्ति का हिंदी अनुवाद देखिए। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदया तम प्राणि विवाकः विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। अतः अस्य माने इनके, सुहृदः माने होता है बच्चों मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राण विवाक पदवी माने वकील की पदवी, प्राप्य माने प्राप्त कर, देशस्य माने देश की, श्रेष्ठतरां माने श्रेष्ठ,
सेवा कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरितवंता माने प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार, उसी के अनुसार, अयम माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर, प्रयागस्ते माने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राणी विवाह कर्म कर्तुम आरभत। तदनुसार, उसी के अनुसार, इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील का कार्य प्रारंभ किया। विधे मतलब होता है संस्कृत। प्रकृष्ट ज्ञानेन माने, विधे माने कानून, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन मधुर वाणी से, उदार व्यवहारेण और उदार व्यवहार से, चा अयम इन्होंने, यह शीघ्र में माने शीघ्र ही, मित्राणाम माने मित्रों में, न्यायाधीशानाच्य और न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम सम्मान का पात्र हुए। बच्चों, इस संस्कृत गद्यांश का मैं पुनः हिंदी अनुवाद पढ़ा रही हूँ। बड़े ध्यान से आप यह हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि जितना भी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी उतने का हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW कॉपी पे करना है। महामनस्विना मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामनस्विना माने महामनस्वी, मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। अयम माने इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर, अत्रैव माने यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन प्रारंभ किया। युवक मालवीयस्य स्वकीयेन, युवक मालवीय स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण माने प्रभावपूर्ण, भाषणेन माने भाषण से, जनानाम माने लोगों के, मनांसी माने मन को, अमोहयत माने मोह लेते थे। अतः इसलिए, अस्य माने इनके, सुहृदा माने मित्रों ने, तम माने इन्हें, प्राणी विवाह पदवी प्राप्त, वकील की पदवी प्राप्त कर, देशस्य श्रेष्ठ तराम, देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा, सेवा माने सेवा, कर्तुम माने करने के लिए, प्रेरित बनता प्रेरित किया। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसार, उसी के अनुसार, अयम माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने होता है बच्चों कानून, अतः उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयागस्ते माने प्रयाग के ही उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राणी विवाह कर्म, प्राणी विवाह कर्म माने होता है वकील का कार्य, कर्तुम आरभत करना प्रारंभ कर दिया। विधे माने कानून में, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, ज्ञानेन माने ज्ञान से, कानून के श्रेष्ठ ज्ञान से, मधुरालापेन माने मधुर
वाणी से, उदार व्यवहारेण च आयम, चायम लिखा हुआ है, चा को अलग कर देंगे बच्चों और आयम को अलग कर देंगे। उदार व्यवहार से इन्होंने शीघ्र ही, यह शीघ्र ही, मित्रा माने मित्रों, न्यायाधीशनाच माने और न्यायाधीशों में, सम्मान भाजनम माने सम्मान का पात्र हुए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष माने महापुरुष, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने प्रलोभनों से, बद्धा माने बद्ध होकर, नियत माने होता है निश्चित, लक्ष्यान्य माने लक्ष्यों से, कदापि माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित नहीं होते हैं। महापुरुष लौकिक सांसारिक प्रलोभनों से बद्ध होकर निश्चित लक्ष्यों से कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त यह, या देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा, उच्च न्यायालय की परिधो माने परिध में, स्थातुम माने स्थित, नासनोक्त माने नहीं रह सका, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की सीमा में बंधकर नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी माने होता है इत्यादि। अन्य राष्ट्र नायक माने राष्ट्र नायकों के, सह माने साथ, सो अपि माने यह भी, देशस्य माने देश की, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। बच्चों ये जो सेकेंड पैराग्राफ है इसका हिंदी अनुवाद आप पुनः पढ़ लें। महापुरुष, लौकिक माने सांसारिक, प्रलोभनेषु माने प्रलोभनों से बद्ध होकर, नियत लक्ष्यान्य निश्चित लक्ष्यों से, कदापि माने कभी भी, भ्रश्यन्ति माने भ्रमित नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा से प्रेम करने वाला यह युवा उच्च न्यायालय की परिधो माने सीमा में बंधकर नहीं रह सका, नासनोत माने नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति माने आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ, सो अपि माने यह भी, देशस्य माने देश की स्वतंत्रता, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। बच्चों मुझे आशा है कि आज मैंने जो आपको हिंदी अनुवाद पढ़ाया है वह समझ में आ गया होगा। तो आज का जो HW का मैं कार्य दे रही हूँ, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका हिंदी अनुवाद आपको अपनी HW की कॉपी पे करना है। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में जारी रखूंगी। हैव अ नाइस डे। तो चलिए आगे चलते हैं सवालों की ओर। लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है वक्र x² बराबर 4y तथा रेखा x बराबर 4y - 2 के मध्य गिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र का समीकरण क्या है? वक्र का समीकरण है स्टूडेंट्स x² बराबर 4y, x² बराबर 4y। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 4 को पढ़े 4a, ये 4a का काम 4 कर रहा है, तो x² बराबर 4ay। इसको अगर मैं 4a बोलूं तो बन जाएगा x² बराबर 4ay। तो x² बराबर 4ay का ग्राफ क्या होता है? मैंने आपको बताया होता है, परवलय होता है। कौन सा परवलय होता है? जो y अक्ष की धन दिशा में खुलता है और y अक्ष के परितम सममित भी होता है। तो बताइए ये ग्राफ हो गया, ये कौन सा ग्राफ हो गया? x² बराबर 4y का स्टूडेंट्स ग्राफ हो गया।
अब ये जो रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण दिया है कितना, x बराबर 4y माइनस 2, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, लिख सकता हूँ ना समीकरण को। इसको 3 मान के लेना है, इसको 2 मान के लेना है, तो मैं 3 से ग्राफ बना लेता हूँ। मैंने आपको बताया था रेखा का समीकरण दिया हो, x का पद हो, y का पद हो, अचर पद हो, बराबर 0 हो, और रेखा का ग्राफ बनाना हो बहुत ही सरल तरीके से ग्राफ बनाते, दो खानों की एक टेबल लिख लेते हैं, x और y रख देते हैं ऊपर नीचे। सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो x की जगह 0 रखेंगे, तो स्टूडेंट्स जब x की जगह आप 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा, ये 0 हो गया, तो बचेगा माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0, तो इससे y का मान स्टूडेंट्स 1/2 निकलने वाला। और फिर अब क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो y का मान, x का मान कितना निकलेगा, -2, तो दो पॉइंट प्राप्त होंगे, एक 0, 1/2 और एक दूसरा पॉइंट होगा -2, 0। इन दोनों पॉइंटों को आप कार्तीय में ड्रॉ करें, तो बताइए 0, 1/2 x अक्ष का निर्देशांक 0 है और y अक्ष का निर्देशांक धनात्मक है, यानी ये पॉइंट मिलेगा y अक्ष की धन दिशा में। ये मैंने पॉइंट ले लिया a, 0, 1/2, ये पॉइंट ले लिया 0, 1/2। दूसरा क्या है, -2, 0, तो x अक्ष का निर्देशांक कैसा है, ऋणात्मक, y अक्ष का 0 है, यानी ये निर्देशांक कहाँ मिलेगा, x अक्ष की निर्देशा में, ये -2, 0। अब इन दोनों को मिलाइए तो ये रेखा बनेगी, अब इस रेखा को बढ़ा दीजिए आगे तक, तो कुछ ऐसी रेखा प्राप्त होगी। ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है x बराबर 4y माइनस 2। ये किस रेखा का ग्राफ है, x बराबर 4y माइनस 2। लेकिन ध्यान से देखिए, अब जब आपने ये रेखा खींच दी तो इस रेखा और इस परवलय, इस रेखा और इस परवलय से कितना एरिया घिरा हुआ है, ये मुझे इस पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस पोर्शन का एरिया बाद में निकालेंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि दोनों वक्र एक दूसरे को कहां कहां काट रहे हैं, एक इस पॉइंट पे P पे और इस एक पॉइंट पे Q पे, यानी मुझे P और Q के क्या चाहिए होंगे, निर्देशांक। दो बिंदु निकलेंगे P और Q, तो मुझे कैसे निकालेंगे निर्देशांक, इन दोनों वक्रों के समीकरण को हल करेंगे, इससे हमें x और y का क्या मिलेगा, मान। कैसे हल करेंगे, देखिए रेखा क्या है, x बराबर 4y माइनस 2, तो x का मान 4y माइनस 2 है, इसको आगे समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x बराबर 4y माइनस 2 समीकरण 1 में रखने पर रखते, तो समीकरण 1 क्या है, x स्क्वायर बराबर 4y, तो x की जगह स्टूडेंट्स कितना रखेंगे, 4y माइनस 2, 4y माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर इक्वल 4y। अब देखिए पूरा सवाल y के पदों में बदला, इधर लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2, 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 16y, और यहाँ पर 4y की तरफ ले आएगी माइनस का 4y इक्वल 0, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 16y स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 16y माइनस का 4y माइनस का 20y प्लस का 4 बराबर 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग प्रत्येक पद में जा रहा है, तो क्या बनेगा, 4 चौके 16 4y स्क्वायर माइनस 4 पंचे 20 प्लस 4 एकम 4 बराबर 0। अब देखिए ये y के पदों में कौन सा समीकरण बना, द्विघात, तो द्विघात समीकरण को हल करना आता है, तो 4 एकम 4 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पे कितना आ जाए 5, तो 4 एकम 4, 4 और 1 5, माइनस का 5 लाना है तो 4 भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्लस 1 बराबर 0। दो पदों में कॉमन ले लें तो 4y कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा स्टूडेंट्स y माइनस 1, और इन दोनों से -1 कॉमन मिल रहा है तो y माइनस 1, तो y माइनस 1 दोनों से कॉमन मिल रहा है, तो स्टूडेंट बचेगा 4y माइनस 1। एक गुणनखंड को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो पहला गुणनखंड क्या, y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर प्लस 1, और दूसरा गुणनखंड क्या, 4y माइनस 1 बराबर 0, तो स्टूडेंट्स y बराबर 1/4, तो स्टूडेंट्स y के दो मान आए,
और जब y के 2 मान आए तो x के भी कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। तो y का मान कहाँ पे उठा के रख दें? चाहे आप इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे आप इस समीकरण में रख दीजिए। मैं इस समीकरण में रख के दे रहा हूँ y का मान, सबसे जल्दी x मिल जाएगा। तो 2y के मान है, तो सबसे पहले y बराबर 1 रखेंगे। y बराबर 1, x बराबर 4y माइनस 2 में रखने पर, तो इस समीकरण में स्टूडेंट्स y की जगह कितना रखना है? 1 रखना है। तो इस समीकरण में y की जगह 1 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणा 1 यानी 4, 4 माइनस 2 यानी 2, तो x बराबर 2 प्राप्त होगा। तो बताइए x का मान 2, y का मान 1, तो फिर पॉइंट बना 2,1। और बताइए 2,1 कौन सा चतुर्थांश में? प्रथम। तो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा पॉइंट दिख रहा है? P। तो P के निर्देशांक क्या आ गए? 2,1। P के निर्देशांक कितने? 2,1। बहुत ही सिंपल है पहचानना, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब y का मान कितना रखेंगे? 1/4। इसी में वापस रखेंगे तो पुनः y बराबर 1/4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अर्थात किसमें? x बराबर 4y माइनस 2 में रखने पर। तो रखिए यहाँ पर y की जगह 1/4 रखेंगे तो 4 गुणा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो स्टूडेंट आएगा कितना? 1 में 2 माइनस होकर माइनस होगा। तो अब की बार स्टूडेंट्स x का निर्देशांक नेगेटिव, y का निर्देशांक पॉजिटिव, तो माइनस कॉमा प्लस कौन सा चतुर्थांश होता है? 2/3। तो देखिए 2/3 में ये है q, तो q के निर्देशांक कितने हो गए? -1, 1/2। तो अतः q के निर्देशांक क्या हो गए? -1, 1/2। तो बताइए मुझे चित्र में दिख रहा था कि दोनों वक्र एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं? और स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4, दोनों वक्र एक दूसरे को किस किस बिंदु पर काट रहे हैं? P बिंदु पर और Q बिंदु पर। तो मैंने स्टूडेंट्स P के भी निर्देशांक निकाल लिए और मैंने स्टूडेंट्स इस पोर्शन को मैं साफ ये दे रहा हूँ सेलेक्ट को, ये आप तो जान गए होंगे कि अब कौन सा निर्देशांक चाहिए आपको? इस पोर्शन का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ये जो पोर्शन है बीच वाला, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का मुझे एरिया चाहिए। ये पोर्शन किससे किससे घिरा हुआ है? लाइन से भी, परवलय से भी। अब देखिए मैंने P के भी निर्देशांक निकाल लिए, Q के भी निर्देशांक निकाल लिए, तो मुझे क्या करना बाकी है? P से एक लंब, Q से एक लंब। तो जब यहाँ पे लंब डालेंगे तो यहाँ R पॉइंट मिल गया, यहाँ S पॉइंट मिल गया, तो R के निर्देशांक क्या होंगे? 2, 0, ये 2 और R पॉइंट x अक्ष में स्थित है 0, और S के निर्देशांक क्या होंगे? -1, 0। तो स्टूडेंट्स मुझे इस भाग का एरिया चाहिए, और देखिए इस भाग में दोनों वक्र आ रहे हैं, लाइन भी आ रही है, परवलय भी आ रहा है। तो मैं क्या करूं? और देखिए x अक्ष के ऊपर ही तो बन रहा है, तो इसमें मैं क्या लगा दूं? वर्टिकल स्ट्रिप लगा दूं, और वर्टिकल स्ट्रिप लगा दूं जिसकी चौड़ाई क्या होगी? dx। तो वर्टिकल स्ट्रिप लगाएंगे तो देखिए ये वर्टिकल स्ट्रिप दोनों भागों को कवर कर रही है। ऊपर कौन सा भाग आ रहा है? लाइन, और नीचे कौन सा? परवलय। तो दोनों भागों से, दोनों वक्रों से घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, दोनों वक्रों से घिरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब करना बहुत आसान है, तो क्या लगेगा? ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन, और दोनों वक्र कहां से कहां तक एरिया कवर कर रहे हैं? देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये x अक्ष में कहां से कहां तक गिरा है? S से R तक। S का x अक्ष का निर्देशांक -1, y R का 2, तो इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 2, और यहाँ पर लगेगा y1 माइनस y2 इंटू dx। अब y1 का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप के ऊपर जो वक्र है उसका y, और -y2 का मतलब स्ट्रिप के नीचे सिरे पे जो वक्र है उसका y। तो बताइए स्ट्रिप के ऊपर कौन सा वक्र दिख रहा है? स्ट्रिप के ऊपर वक्र दिख रहा है स्टूडेंट्स रेखा, है ना? स्ट्रिप के ऊपर स्टूडेंट्स क्या दिख रही है? y1 का मतलब स्ट्रिप के ऊपर क्या दिख रही है? रेखा, और इस रेखा से y का मान निकालिए।
तो इस रेखा से y का मान निकालेंगे तो आएगा x प्लस 2 बटे 4। तो यहाँ y1 की जगह मुझे क्या रखना है, x प्लस 2 बटे 4 माइनस y2 की जगह, y2 का मतलब दूसरे वक्र का y, तो दूसरे वक्र का y स्टूडेंट्स क्या होगा, x स्क्वायर बाई 4 इंटू dx। अब देखिए बहुत ही सरल है, लासा लेने की जरूरत नहीं, तो बटे का 4 इंटीग्रेशन के बाद तो -1 से 2 और यहाँ पर 1/4 आगे लिख देते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 2 और माइनस का कितना x स्क्वायर और इंटू dx। अब स्टूडेंट सिर्फ हमें समाकलन करना है, तो x का समाकलन x के सापेक्ष x स्क्वायर बाई 2, एक 2 का समाकलन x के सापेक्ष तो 2 का तो होगा नहीं, तो बचेगा इंटीग्रेशन 1 dx, तो 2 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष 2x और x स्क्वायर का स्टूडेंट्स x क्यूब बाई 3 और लिमिट स्टूडेंट -1 से 2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह उच्च सीमा, x की उच्च सीमा कितनी है 2, तो 2 का वर्ग 4, 4 बटे 2 का मतलब 2 और यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस और यहाँ पर स्टूडेंट 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 बटे 3। ये अपर लिमिट आ गई, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं x की -1, ब्रैकेट लगा लिया तो x की जगह -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1 और बाई 2 यानी 1/2 -1 यहाँ पर रखेंगे तो आएगा स्टूडेंट -2, यहाँ पे x की जगह -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 माइनस प्लस 1/3। स्टूडेंट्स इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, फिगर के साथ ये दे रहा हूं, फिगर का काम नहीं है, इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए 1/4 बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे 2 4 6 माइनस 8/3 माइनस और यहाँ पर देखिए 1/3 में 1/2 लासा लेके जोड़ लीजिएगा तो 5/6 और माइनस का कितना 2। अब इनको मुझे और सॉल्व करना है, यहाँ पे लासा ले लीजिए तो 6 3 18, 18 में 8 गया 10, 10/3 और यहाँ पे लासा ले तो 6 2 12, 5 में 12 जाएगा -7 और माइनस प्लस 7/6 और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हर बराबर नहीं, लासा लेंगे 6 3 दूनी 6 10 दूनी 20 प्लस 7, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/4 इंटू 20 और 7 27 बाई 6, 3 से कट रहा है 3 दूनी 6 3 नंबर 27, तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 9/4 वर्ग इकाई। ये स्टूडेंट्स इन दोनों वक्रों से गिरेगा, आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 तथा सरल रेखा x बाई a प्लस y बाई b बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है, ये स्टूडेंट्स और भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिगर ड्रॉ करिए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल 1। मैंने आपको बताया था दीर्घवृत्त दो तरीके के होते हैं, दोनों तरीकों में समीकरण यही रहता है, कुछ किताबों में यहाँ भी हो जाता है यहाँ भी हो जाता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है, जब a ग्रेटर देन b और जब b ग्रेटर देन a। अब इसमें दीर्घवृत्त का समीकरण तो दे दिया, लेकिन ये नहीं बोला कि a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a है। तो जब कंडीशन नहीं दी होती तो पहले रूप का ही दीर्घवृत्त हम लोग बनाएंगे। तो पहले रूप का दीर्घवृत्त मैं बनाता हूं जब a ग्रेटर देन b होता था। मैंने आपको बताया हुआ है a ग्रेटर देन b के रूप का दीर्घवृत्त कैसा होता है, 2 पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे x अक्ष में a डैश, यहाँ पर a बराबर दूरी पर, और y अक्ष में थोड़ी कम दूरी पर लेते हैं, बता चुका हूं मैं ये b डैश, इसको थोड़ा और आगे ले लेते हैं बराबर लगे जिससे a, और इसको रख के हम लोग क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, तो कुछ ऐसा दीर्घवृत्त प्राप्त होगा, ऐसा ये दीर्घवृत्त हुआ। ये दीर्घवृत्त कौन सा हुआ,
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1। ये कब? जब ए का मान बी से क्या हो बड़ा। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ए के निर्देशांक यहाँ a कॉमा 0, ये माइनस a कॉमा 0, इसके 0 कॉमा b और इसके 0 कॉमा माइनस b। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर a। तो बताइए रेखा के समीकरण में मैंने आपको क्या बताया था? x का पद और y का पद, और अगर मैं 1 को यहाँ पर ले आऊं तो x बाई a प्लस y बाई b माइनस 1 बराबर 0। इसको समीकरण क्यों बताया? अब इस रेखा का समीकरण क्या होगा स्टूडेंट्स? x का पद भी है, y का पद भी है, अचर पद है, वो बराबर क्या है? 0। तो इस तरीके की रेखा का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? बिल्कुल सरल तरीके से बताया हुआ है। दो लाइन खींचने रख ली, दो खानों की टेबल बना ली। सबसे पहले x की जगह क्या फिल करें? 0। तो जब x की जगह 0 भरेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा y अपॉन b माइनस 1 बराबर 0। तो इससे y का मान स्टूडेंट्स b निकलेगा, 0 कॉमा b। और जब y की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा x बराबर 1। तो दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट मिलेगा क्या? 0 कॉमा b, और एक पॉइंट मिलेगा a कॉमा 0। तो देखिए 0 कॉमा b भी हमारे पास है और a कॉमा 0 भी हमारे पास है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे क्या करना है? इस a कॉमा 0 और 0 कॉमा b को मिला देना है। तो इस a कॉमा 0 और 0 कॉमा b को जब मिलाएंगे तो लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन है। तो ये लाइन क्या है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर है। तो देखिए जब ये लाइन की आपने गुजार दी तो ये जो एरिया है, ये एरिया किससे किससे घिर के बन रहा है? इस एरिया में देखो दीर्घवृत्त भी आ रहा है, नीचे से लाइन भी आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा? अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है ये दो वक्रों से घिर के बन रहा है। तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले दोनों वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने होंगे। तो देखिए ध्यान से, ये दीर्घवृत्त और ये लाइन दो बिंदुओं पे काट रही है, ए और बी पे, जिसके निर्देशांक मुझे पहले से ही पता है, यानी मुझे इसमें निर्देशांक निकालने की जरूरत नहीं है। किसके? ए और बी के। तो हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स? हम लिखेंगे सीधे चित्र से स्पष्ट है। हमें दिख रहा है ना चित्र से? चित्र से स्पष्ट है कि दीर्घवृत्त तथा सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु, सरल रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु क्या क्या दिख रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है, दो प्रतिच्छेदन बिंदु है, ए और बी। ए के निर्देशांक क्या है? a कॉमा 0 तथा b के निर्देशांक क्या है? 0 कॉमा b है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक काम बच गया, काम ये बच गया कि प्रतिच्छेदन बिंदु हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक खासियत और है, इसके जो प्रतिच्छेदन बिंदु है एक x अक्ष पे है, एक y अक्ष पे है ना? तो हमें लंब गिराने की भी जरूरत नहीं है। लंब कब गिराते? जब बिंदु यहाँ पे होता है तब लंब गिराते। तो सीधा सीधा है इन दोनों वक्रों से घिरे भाग का एरिया कैसे निकालेंगे? स्ट्रिप लगाएंगे वर्टिकल, और स्ट्रिप लगाएंगे तो ऊपर क्या दिख रहा है? दीर्घवृत्त, और नीचे से क्या दिख रही है? रेखा। और यहाँ कहां से कहां तक का एरिया कवर कर रहे हैं? इतने में ही तो बन रहा है, इतने में ही तो बन रहा है। तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है? O से A तक, x अक्ष है ना? तो क्या लिखेंगे? दोनों वक्रों से घिरे भाग का क्षेत्रफल। स्ट्रिप आप लगा के दिखा दीजिए, बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? O से A तक, 0 कॉमा 0, O में x अक्ष के निर्देशांक 0 और x में A। 0 से A y1 माइनस y2 dx। अब यहाँ पर y1 और y2 मेन हो जाता है। y1 का मतलब स्ट्रिप के ऊपर वाले वक्र का y, y2 का मतलब स्ट्रिप के नीचे वाले वक्र का y। तो देखिए स्ट्रिप के ऊपर कौन सा वक्र है? ये। और इस वक्र का y निकालेंगे, और स्ट्रिप के नीचे क्या है? लाइन, इसका y निकालेंगे। तो इसका y मैं बता चुका हूँ पीछे भी, इसका y कैसे निकालते हैं ऐसा सवाल मैं बता चुका हूँ दीर्घवृत्त का। इसका स्टूडेंट जो y आता है क्या आता है? y1 की जगह में रख के दे रहा हूँ b बाई a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका आप y निकालेंगे तो यही मिलेगा।
और माइनस y2 का मतलब इस रेखा का y, और इस रेखा का जब स्टूडेंट्स आप y निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आएगा b by a, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ y upon b equal 1 minus x by a, तो आएगा स्टूडेंट्स b upon a ब्रैकेट में a minus x into dx। यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट ये ले रहा हूँ, dx बाहर है। अब मुझे क्या करना है बस स्टूडेंट्स, इसको सही से सॉल्व करना है। मैं इस फिगर को सॉल्व कर ले रहा हूँ और इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ आगे। देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करने के पहले ही देखिए b बाई ए कॉमन मिल रहा है, और b बाई ए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष, तो b बाई ए को बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो एक बार होगा इंटीग्रेशन 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस, तो यहाँ से b बाई ए बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से a माइनस एक्स इंटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है सही से। तो स्टूडेंट्स क्या चल रहा है, b बाई ए, और ये होता है सूत्र इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई a, और लिमिट कितनी स्टूडेंट्स, लिमिट इसकी 0 से a तक, माइनस माइनस लगा, यहाँ पे देखिए बीच में फिर से माइनस है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करें, a कांस्टेंट है तो a का होगा नहीं, तो बचेगा a इंटीग्रेशन 1 dx, यानी ax आएगा, ax, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी स्टूडेंट 0 से। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, और b बाई a, सबसे पहले x की उच्च सीमा a रखिए यहाँ पर, तो जब x की जगह a रखेंगे तो ये पोर्शन 0 होगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और यहाँ पर क्या बचेगा, अपर लिमिट कितनी है 0 प्लस, यहाँ पर भी रखिए x की जगह a 1 बाई 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बचेगा, x की जगह ये रखेंगे तो a बाई a यानी 1, तो ये तो अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट x की जगह 0 रखिए, तो ये 0, ये पर भी 0 हो जाएगा, ये पर तो पूरा 0 हो रहा है, प्लस 1 बाई 2 a स्क्वायर साइन इनवर्स, और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 बाई a मींस 0, तो ये तो हो गया x का सॉल्यूशन, माइनस यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले x की जगह उच्च सीमा, तो x की जगह उच्च सीमा a रखिए, तो a गुणा a स्क्वायर, माइनस यहाँ पर x की जगह a, तो a स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे, तो ये पद भी 0, ये पद भी 0, 0 माइनस 0। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, b बाई a, 0 बेकार है, 1 बाई 2 a स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन में कितने x का मान 1 होता है, 5 बाई 2, माइनस ये 0 बेकार है, 1 बाई 2 a स्क्वायर, और साइन इनवर्स 0 का मतलब साइन में कितने x का मान 0 होता है, 0 का होता है, अब माइनस, और यहाँ पे देखिए पूरा 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर में आधा a स्क्वायर घटाएंगे, या तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो आधा a स्क्वायर बचेगा, और आगे पर 0 हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बचेगा, b बाई a इंटू, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 बाई 4 पाई a स्क्वायर, 1 बाई 4 पाई a स्क्वायर, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 0 हो गया, और माइनस 1 बाई 2 a स्क्वायर। अभी इसको और भी सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको बिल्कुल मिनिमम करके निकालेंगे आंसर इसका। तो स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों ब्रैकेट से 1 बाई 2 a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ब्रैकेट के अंदर से 1 बाई 2 a स्क्वायर क्या मिल रहा है कॉमन, तो 1 बाई 2 a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 बाई 2 पाई माइनस, और यहाँ पे 1 बाई 2 a स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1, और यहाँ पर देखिए इसे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं a गुणा b a b बाई 2, और ब्रैकेट में पाई a का पाई बाई 2 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ab बाई 2 ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 1
वर्ग इकाई। ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको निश्चित समाकलनों के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ और क्वेश्चन बताए हैं। अब मैं अगले दिन इस चैप्टर को और भी कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू। स्वागत है आपका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। आज बात करेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चैप्टर में डार्विन की थ्योरी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेमार्क की थ्योरी के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे डार्विन की थ्योरी के बारे में, जिसे हम डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में डार्विनिज्म और एल्फ्रेड रसेल वेलेस दो अलग-अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपनी थ्योरियां जो थी वो अलग-अलग दी थी, लेकिन इन दोनों के कंक्लूजन सेम थे। कंक्लूजन इन दोनों के सेम थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्फ्रेड रसेल वेलेस की। एल्फ्रेड रसेल वेलेस इन्होंने साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की काफी यात्रा की, और यात्रा के दौरान ही इन्होंने जो है अपनी थ्योरी लिखी थी। ये जो है 1798 में एक साइंटिस्ट थे जिनको मॉल्थस कहते हैं। मॉल्थस के लेख के द्वारा बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। मॉल्थस का जो लेख था वो पॉपुलेशन के ऊपर लिखा गया था। किसके ऊपर लिखा गया था? पॉपुलेशन के ऊपर लिखा गया था। इस लेख के द्वारा जो है रसेल वेलेस बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने से क्या हुआ, इनके दिमाग में एकाएक एक आइडिया आया जिसे इन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसे इन्होंने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या इसको नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तुरंत ही जैसे ही इनके दिमाग में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया आया, इन्होंने अपना ये आइडिया एक आर्टिकल के रूप में बनाया और डार्विन को इन्होंने भेज दिया। डार्विन भी उस समय अपनी यात्रा में थे। जब डार्विन को वेलेस का ये लेटर मिला तो उन्होंने देखा कि ये इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है उसकी थ्योरी तो बिल्कुल मेरी थ्योरी से मिलती जुलती है। इसीलिए जो डार्विनिज्म की थ्योरी है वो एक्चुअली में जो डार्विनिज्म के नाम से जानी जाती है वो वेलेस और डार्विन दोनों के द्वारा दी गई थी। दोनों का कंक्लूजन सेम था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब डार्विन के बारे में। डार्विन का जो जन्म था वो 12 फरवरी 1809 को श्रूसबरी नामक एक गांव में हुआ था जो कि इंग्लैंड में है। इन्होंने अपनी पढ़ाई, इन्होंने अपना ग्रेजुएट जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। कहां से पूरा किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। और 1831 में इनको एक चांस मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, इंग्लैंड की गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, कि वर्ल्ड सर्विसशिप में इनको साइंटिस्ट का एक पद मिल गया था वर्ल्ड सर्विसशिप में। और इन्होंने जो है HMC बीगल नामक शिप के ऊपर अपनी यात्रा की थी। ये बहुत पूछा जाता है। HMC बीगल किस जहाज के ऊपर अपनी यात्रा की थी? HMC बीगल के ऊपर अपनी यात्रा की थी। और यात्रा के दौरान इन्होंने विभिन्न प्रकार के आइसलैंड्स को देखा, विभिन्न प्रकार के टापुओं को देखा, और उनमें पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्पीशीज को देखा। ध्यान रखिएगा कि जो डार्विन थे वो जो है ना पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे विश्वास करते थे। किस पे विश्वास करते थे? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पे विश्वास करते थे, जिसमें ये बताया गया है कि जो है ये पूरा संसार, ये पूरा जो वर्ल्ड है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? गॉड के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जब ये अपने सर्वे में थे तो सर्वे के दौरान ये जो है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को छोड़ करके इन्होंने अपनी थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दी, जिसे नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। सन 1859 में डार्विन ने अपनी एक बुक लिखी। सर्वे के बाद जब ये आए अपने घर पे, उन्होंने बुक लिखी। 1859 में ये बुक उन्होंने लॉन्च की थी, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसके ऊपर इन्होंने बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय द मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका अर्थ ये होता है नेचर
उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती है जो नेचर के द्वारा, जो नेचर में सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को एग्जिस्ट कर पाते हैं नेचर में, नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करती है। उसी सिलेक्शन के दौरान क्या होती है, पहले निम्न कोटि की जाति होती है, फिर वो धीरे धीरे उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेती है, और वही स्पीशीज बचती जो ढाल नहीं पाता अपने आप को एनवायरनमेंट में, वो नष्ट हो जाता है, और जो एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज हो जाता है वही सर्वाइव होता है। उसके सर्वाइव होने से ही नई स्पीशीज बनती है। ये पूरी कहानी थी इस बुक में। तो इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी ये भी आपको बताना। पहली जो थी, इन्होंने पहला पॉइंट बताया था, इनॉर्मस फर्टिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा तो होती है, और ये जो है संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मात्रा होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और लिविंग ऑर्गेनिज्म संतान क्यों उत्पन्न करता है, इसलिए उत्पन्न करता है ताकि अर्थ पे उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। अगर वो नई संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो उसकी स्पीशीज इस पृथ्वी के ऊपर से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिप्रोडक्शन, जैसे आपको पता है कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक भी होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट, जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसका एक एग्जांपल भी बताता हूं, आपको पता है स्कैरिज जो कि एक इंडोपैरासाइट है, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एक स्कैरिज अपने जीवन काल में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा अंडे देता है। अगर 1.5 करोड़ सारे अंडे जीवित रह जाए और एडल्ट स्कैरिज में बदल जाए तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी स्कैरिज से भर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि नेचर जो है केवल कुछ ही लोगों को सेलेक्ट करती है, बाकी सबको छोड़ देती है, ठीक है। तो ये तो था इनॉर्मस फर्टिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो था जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जीवन संघर्ष होता है प्रत्येक स्पीशीज में, और ये स्पीशीज में जो जीवन संघर्ष होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा एनवायरनमेंट से संघर्ष, ठीक है। तो इंट्रा स्पेसिफिक संघर्ष क्या होता है? इंट्रा स्पेसिफिक संघर्ष जो होता है एक ही स्पीशीज के लोगों के बीच में होता है। एक ही जाति में जो लोग पाए जाते हैं, एक ही जाति में जो लोग पाए जाते हैं, उनके बीच जो स्ट्रगल होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जाति के लोग जो होते हैं ये जो है, क्योंकि वातावरण में पर्याप्त मात्रा में ही समुचित साधन पाए जाते हैं, खाने की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, स्थान, वास और निवास जो है ये भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इंटर स्पेसिफिक इन सब संसाधनों को प्राप्त करने के लिए, इन्हीं सब संसाधनों को प्राप्त करने के लिए जाति के जब लोग आपस में स्ट्रगल करते हैं तब हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन किसके किसके बीच में होता है? 2 विभिन्न जातियों के बीच में होता है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं बब्बर शेर की। बब्बर शेर ले लीजिए, बब्बर शेर ले लीजिए और चीता, इनके अपने अपने एरिया होते हैं। अगर बब्बर शेर जो है चीता के एरिया में पहुंच जाए, ठीक है, तो वो वहां उसको नहीं रहने देता क्योंकि वो उसका एरिया होता है। तो कहने का मतलब क्या है? 2 अलग-अलग जातियों के बीच में, 2 अलग-अलग जातियों के बीच में जब संसाधनों के लिए लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, स्ट्रगल होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन कहते हैं। एनवायरनमेंट क्या करता है? देखिए ये भी जो है एक तरीके का इंटरेक्शन, वातावरण का सीधा प्रभाव ह्यूमन के ऊपर पड़ता है। वातावरण के अनुसार जो परिवर्तित नहीं हो पाता वो उसका विनाश हो जाता है, और जो वातावरण के साथ परिवर्तित हो जाता है वो जो है उसका एग्जिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अर्थात जो है जीवन संघर्ष होता है, और प्रत्येक इंसान या प्रत्येक जाति अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरी जाति से स्ट्रगल करती है या अपनी जाति के लोगों से स्ट्रगल करती है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीसरा पॉइंट क्या था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका सीधी सी बात ये आती है कि नेचर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती है, नेचर उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करती है जो है फिटेस्ट होते हैं, सर्वाइव करने के लिए क्या होते हैं? फिटेस्ट होते हैं। कहने का मतलब उन्हीं को नेचर सेलेक्ट करती है, और जो फिट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? नेचर में सेलेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो है
डार्विन ने समझाया था अपनी थ्योरी में। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल ओवर टुडे अबाउट द डार्विनिज्म। थैंक यू।